हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे विभिन्नता का महत्व क्या होता है और हम जानेंगे एकल जीवों में जनन की विधि क्या होती है, जैसे कि विखंडन, पुनरुद्भवन जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं, मुकुलन, बीजाणु समासन, और हम जानेंगे और आगे हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, पुष्पी पादपों में, मानवों में, और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवों के जनन की क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें कि जीव जनन क्यों करते हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि अर्थात जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता, तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही प्रजाति के सदस्य हैं? सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। आगे देखते हैं, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर शरीर का अभिकल्प समान है तो इसके लिए उनका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, सूचना होती है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर, मतलब मातृ कोशिका जिसे हम आगे चल के कहेंगे, दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है। मतलब केवल डीएनए बना लेने से उसमें उस काम नहीं चलेगा, उसके साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता है, नहीं तो डीएनए कहाँ जाएगा, किस में रहेगा। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं, अर्थात अलग हो जाती हैं दोनों। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप हैं, मतलब एकदम समान रूप में हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणामतः बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो नहीं होंगी।
मतलब उनमें कुछ समानताएं हो भी सकती हैं, लेकिन वो एक समान मतलब समरूप नहीं होंगी, एकदम एक जैसी नहीं होंगी। परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होंगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हों, मतलब इतनी ज्यादा हों कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए, मतलब उनके साथ संतुलन ही ना बना पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है, मतलब वो संतुलित जो समायोजन नहीं कर पाती हैं, जो उसमें संतुलित नहीं हो पाती हैं, वो कोशिकाएं क्या होती हैं, मर जाती हैं। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा विभिन्नता नहीं होती है कि उसमें समायोजन ही ना कर पाए, उनमें समायोजित हो पाती हैं तो वो जीवित रहती हैं। अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। मतलब जो कोशिकाएं जिन्हें हम डॉटर कोशिकाएं भी कहते हैं, मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका भी कहते हैं। पुत्री कोशिका जो होती मातृ कोशिका के से कुछ मामलों में समान हो सकती हैं, लेकिन उनमें विभिन्नताएं भी होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। अब आगे देखते हैं विभिन्नता का महत्व। मतलब ये जो विभिन्नता पैदा हो रही, विभिन्नता हमें मिल रही है, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या जरूरी है इनका अलग होना, क्या इससे कोई लाभ भी होता है, देखते हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का और अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति अर्थात स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से है। मतलब प्रजाति का अस्थायित्व किससे है, वो जनन से है। अगर जनन ना करे तो वो प्रजाति कुछ समय बाद लुप्त हो जाएगी। उस जीव के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन पूरी प्रजाति के अस्थायित्व के लिए, मतलब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रजाति मिलती रहे, उसके लिए जनन आवश्यक है। परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत मतलब अपने पर्यावरण जहाँ वो रह रही है, तो तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, मतलब बहुत तीव्र परिवर्तन आ जाएं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना होगी। मतलब एक जीव से, उसी प्रजाति के एक जीव से दूसरे जीव में कुछ विभिन्नता होगी। मतलब एक जो है गर्म ताप को सहन कर सकता है, दूसरा नहीं सहन कर सकता है, तो अगर ताप ज़्यादा हो गया तो दूसरा मर जाएगा, लेकिन पहला तो रह जाएगा। तो इसीलिए विभिन्नता आवश्यक है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही, मतलब कुछ जिनमें वो परिवर्तन हो, जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पेसीज की उत्तरजीविता के बनाए रखने में उपयोगी हैं। आगे देखते हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि। यहाँ एक्टिविटी 7.1 दी गई है, इसको देखते हैं। 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी घोलिए। एक परख नली में इस विलयन का 20 ml लेकर उसमें 1 चुटकी ईस्ट पाउडर डालिए। परख नली के मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रखिए। 1 या 2 घंटे पश्चात परख नली से ईस्ट संवर्ध की 1 बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप रखिए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको ईस्ट में वृद्धि दिखाई देती है, ये चेक करना है। यहाँ एक्टिविटी 7.2 दी गई, इसको देखते हैं। डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइस की सतह पर निरीक्षण कीजिए। क्या आपको यहाँ पे राइजोपस का जाल बनता हुआ दिखाई देता है? अपने 1 सप्ताह के प्रेक्षण को कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए। ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इसमें क्या अंतर है। पहले क्रियाकलाप में ईस्ट की वृद्धि और दूसरे में कवक की वृद्धि हो रही है और उनमें अंतर चेक करना है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम
जाने कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। पहला देखते हैं विखंडन विधि। हम देखते हैं एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अर्थात विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके परीक्षित किए गए। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। अमीबा में कोशिका का विभाजन किसी भी क्षेत्र से हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विखंडन। 2 भागों में विभाजित होना या विभक्त होना, कई भागों में विभाजित होना, इसको क्या कह रहे हैं? विखंडन कह रहे हैं। एक्टिविटी 7.3 दी गई है, इसको देखते हैं। अमीबा की अस्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रेक्षण कीजिए। इसी प्रकार अमीबा के द्विखंडन मतलब एक कोशिका से 2 बराबर भागों में बंटना द्विखंडन कहलाता है। द्विखंडन की अस्थायी स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए। परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लिस्मानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मतलब अमीबा में किसी भी तल से हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आप लिस्मानिया में देख रहे हैं जो कि कालाजार का रोगाणु है, इसमें द्विखंडन एक निर्धारित तल से हो रहा है। मलेरिया परजीवी जो कि प्लाज्मोडियम है जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। मतलब एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाना, उसको क्या कहेंगे? बहुखंडन। आप अमीबा में देख रहे हैं किस प्रकार चेंजेस हो रहे हैं और ये 2 भागों में विभाजित हो रही है, द्विखंडन हो रहा है। आगे है दूसरी ओर ईस्ट कोशिका में छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं। मतलब ईस्ट में किस प्रकार होता है कोशिका विभाजन? मुकुलन द्वारा, तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 7.1 में देख चुके हैं, जो कि हमने चीनी का घोल मिलाया था। यहाँ देख सकते हैं मलेरिया परजीवी का जो प्लाज्मोडियम है उसमें बहुखंडन दिखाया गया है, किस प्रकार एक साथ कई खंडों में विभाजित हो रहा है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में किस प्रकार क्या होता है? बहुखंडन होता है। किस प्रकार जनन होता है? बहुखंडन विधि द्वारा। अब देखते हैं खंडन के बारे में हम। एक्टिविटी 7.4 दी गई है। किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो, जिसमें तंतु के समान संरचनाएं हों, उससे कुछ जल एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर 1 अथवा 2 तंतु रखिए। इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की 1 बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप स्पाइरो गायरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं? सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए व्यष्टि यानी जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसा कि एक्टिविटी 7 के परीक्षण के आधार पर ऊपर हुआ के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा स्पाइरोगायरा में क्या हो रहा है? विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जा रहे हैं। यहाँ भी बहुखंडन हो रहा है और ये टुकड़े वृद्धि करके क्या होते हैं? नए जीवों में बदल जाते हैं। परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए नहीं है। यह तो केवल सरल बहुकोशिक जीव जैसे कि स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल दिया गया, वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं तथा ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण कर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिसमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण
तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। आगे एक जनन की विधि दी गई है, पुनरुद्भवन अर्थात पुनर्जनन भी जिसको कहते हैं, इसको देखते हैं। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अनेक कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है, अर्थात टुकड़ों में टूट जाए अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इनके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित होते हैं। जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, नए जीव में विकसित हो रहे हैं। यहाँ पे एक जीव था, ये 3 खंडों में विभक्त हुआ और इन तीनों खंडों का विकास नए जीवों में हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी प्रक्रिया को यहाँ पे पुनरुद्भवन कहा गया है। आगे देखते हैं, उदाहरण था हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। ये किसका उदाहरण है? प्लेनेरिया का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है। और हाइड्रा में भी इस प्रकार की विधि अपनाई जाती है। हाइड्रा में मुकुलन भी अपनाया जाता है। हाइड्रा जो है पुनरुद्भवन और मुकुलन दोनों विधियों से जनन करता है। ईस्ट में भी मुकुलन हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं उदाहरणता, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन है, जो कि यहाँ आपको फिगर 7.3 में दिया गया है। पुनरुद्भवन अर्थात पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। इस परिवर्तन के लिए जो क्रम अपनाया जाता है, जो व्यवस्थित क्रम अपनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया के लिए जिस व्यवस्थित क्रम को अपनाया जाता है उसे हम परिवर्धन कहते हैं। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। ये कुछ ही जीवों में होता है। अब दूसरी विधि है, देखते हैं मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रा दिया गया, यहाँ पे एक उभार है, फिर ये थोड़ा थोड़ा मुकुलन में चेंज हुआ है और ये बदलकर पूर्ण जीव बन जाएगा और फिर यहाँ से अलग हो जाता है। तो ये प्रक्रिया मुकुलन की है, जो कि ईस्ट में भी होती है। हाइड्रा में मुकुलन तथा पुनरुद्भवन दोनों प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्लेनेरिया को हमने देखा जिसमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया अपनाई गई। उसके शरीर के टुकड़े हो जाने से प्रत्येक टुकड़ा नई कोशिका में, नए जीव में बदल गया। आगे जनन की विधि है कायिक प्रवर्धन। इसको देखते हैं। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। बर्तन, कलम तथा रोपड़ जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन कैसे कहते हैं। जैसे उनके पौधों के किसी भी भाग से नए पौधों का जन्म होना, जैसे कि हम किस में करते हैं, गन्ना, गुलाब तथा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। आप केले में भी देख सकते हैं, संतरे का पेड़ भी ऐसे लगता है, चमेली का पेड़ भी ऐसे लगता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कायिक अंगूर का पौधा भी लगता है ऐसे। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। मतलब इसमें पुष्प एवं फल उससे पहले लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। मतलब जो पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता जिनमें कम होती है या नहीं होती है, उनका कायिक प्रवर्धन करके हम नए पौधे बना सकते हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
जनक पौधे आनुवांशिक रूप से मतलब उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के एकदम समान होते हैं। अब है एक्टिविटी 7.5, इसको देख लेते हैं हम। एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए। क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं? आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त हो और कुछ में नहीं। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे गीला कीजिए। कलिका अर्थात गर्त वाले टुकड़ों को एक ओर तथा बिना गर्त वाले टुकड़ों को दूसरी ओर रख दीजिए। अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण कीजिए। ध्यान रखिए कि रुई में नमी बनी रहे। वे कौन से टुकड़े हैं जिनमें हरे प्ररोह तथा जड़ विकसित हो रहे हैं? गर्त वाले भागों में होंगे, जिन्हें हम जनरल भाषा में मतलब आम तौर पर आंखें भी कहते हैं कि आलू में आंखें बन गई हैं, ये हम कहते हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार ब्रायोफिल्म, यहाँ पे आप दिया गया है कि पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। आपको कलिका विकसित हुई दिख रही हैं, विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे जो कि फिगर 7.5 में दिया गया है में विकसित हो जाती हैं। यहाँ एक्टिविटी 7.6 दी गई है, इसको देख लेते हैं। एक मनी प्लांट लीजिए। इसमें कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। 2 पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए। सभी टुकड़ों के एक सिरे को जल में डुबोकर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है तथा नई पत्तियां निकलती हैं? आप अपने प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ पे दिया गया, आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि इसे भी जाने, इसके बारे में देखते हैं। ऊतक संवर्धन, ये भी जैसे कायिक प्रवर्धन है वैसे ही एक विधि है, इसको देखते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे की ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। मतलब जो ये अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बना रही हैं, इस समूहों को क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, मतलब मिट्टी में लगा देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। अब यहाँ पे एक विधि दी गई है, बीजाणु समासंग, इसके बारे में देखते हैं। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। एक्टिविटी 7.2 में आपने ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी, जो देखा था हमने। यह राइजोपस का कवक जाल है। ये राइजोपस का क्या था? वो कवक जाल था। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ अर्थात गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्हें हम बीजाणु कह रहे हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं, जैसा कि फिगर 7.6 में आपको दिखाया गया है। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों की हम चर्चा कर रहे थे, हमने चर्चा की, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एक जीव द्वारा होता है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अलैंगिक जनन के बारे में। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में। हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु 2 व्यष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है, न ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों, इसके बारे में देखते हैं। एकल पैतृक कोशिका से 2 संतति
कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत हैं। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज की अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती, परिणामतः कोशिका की मृत्यु हो जाती। अतः परिवर्तन उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है? प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी भिन्न होंगे, क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित व्यष्टि में पाई जा रही हैं। अतः यह सुनिश्चित है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं हैं। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिका संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं? हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों में इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, मतलब जिनमें गुणसूत्रों की संख्या भी आधी होती है और डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज अर्थात जाइगोट बनाती हैं तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो उसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं यानी युग्मकों की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता, अथवा वे समाकृति भी हो सकती हैं, मतलब समान आकृति की भी हो सकती है। परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनन कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उनमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मकों के सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा व्यष्टियों अर्थात जनकों में विभेद उत्पन्न किए हैं, मतलब विभिन्नता उत्पन्न की है, तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। अब हम देखते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म जिनके बीज आवृत्त होते हैं, ढके हुए होते हैं, के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि बाह्य दल यानी पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, जो कि फिगर 7.7 में आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं बाह्य दल दिया गया है, वर्तिका के बारे में बताया गया है, वर्तिकाग्र के बारे में बताया गया है, ये सब स्त्री केसर है, ये अंडाशय है, ये दल या पंखुड़ी है,
तंतु है, ये तंतु है। और परागकोश है, ये क्या है, परागकोश। ये पुंकेसर के भाग हैं। पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं, जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी एवं बाह्यदल के क्या कार्य होते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है, जैसे कि पपीता तथा तरबूज। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे कि गुड़हल तथा सरसों में, उन्हें उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र, जो कि हमने ऊपर फिगर 7.7 में देखा, जो प्रायः चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है, चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। मतलब अगर सेम पुष्प से ही परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, मतलब कोई किसी और पुष्प की भागीदारी उसमें नहीं है, मतलब एक ही फूल पर ये सारे काम हो रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, मतलब दूसरे पुष्प पर जाते हैं, तो उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहकों द्वारा होता है। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। आगे देखते हैं, निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बन जाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ अस्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? सोचिए, बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ है। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। फिगर 7.8 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंडाशय दिखाया गया, मादा युग्मक दिखाया गया, पराग नली विकसित होकर किस प्रकार से अंडाशय तक पहुंची है ये दिखाया गया है। नर युग्मक जो कि है वर्तिकाग्र दिखाया गया है, परागकण दिखाए गए हैं, परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर गिरते हैं, फिर पराग नली विकसित होती है जो कि यहाँ अंडाशय तक जाती है। ये फिगर में पूरा दिखाया गया है। यहाँ एक्टिविटी 7.7 दी गई है, इसको देख लेते हैं। चने के कुछ बीजों को एक रात तक जल में भिगो दीजिए। अधिक जल को फेंक दीजिए तथा भीगे हुए बीजों को गीले कपड़े से ढककर एक दिन के लिए अलग रख दीजिए। ध्यान रहे कि बीज सूखे नहीं। बीजों को सावधानी से खोलकर उसके विभिन्न भागों का प्रेक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण की तुलना फिगर 7.9 से कीजिए। क्या आप सभी भागों को पहचान सकते हैं? यहाँ पे जब आप चने को भिगोएंगे और उसके भागों का परीक्षण करेंगे, उसको खोलेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ ऐसा 2 बीज पत्र दिखाई देंगे। प्रांकुर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूलांकुर दिखाई देता है जो कि जड़ में विकसित होता है। मूलांकुर और प्रांकुर जो है प्ररोह में विकसित होता है। ये चना था जिसके विभिन्न भाग नीचे दिखाए गए हैं फिगर 7.9 में। आगे है, देखते हैं यहाँ पर मानव में लैंगिक जनन।
अब तक हम विभिन्न स्पेसीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे हैं। आइए अब हम उस स्पीसीज की विषय में जानें जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है, यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है। आइए अब स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सीखा। कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं तथा नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम में वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है, शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि कांख एवं जांघों के मज्जननांगी क्षेत्रों में बाल कुछ निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो लड़के एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों के स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आती है तथा उनकी आवाज फटने लगती है। साथ ही दिवास्वप्न अथवा रात्रि के सपने में भी अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में मंद गति से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता। उदाहरणतः लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए से मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे यह वृद्धि एक जैसे हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है, जैसे कि हमारे नाक नक्श अलग अलग हैं। इसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, स्तन अथवा शिश्न की आकृति एवं आकार भी भिन्न होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता केवल क्यों परिलक्षित होती है? हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती है। अतः जैसे जैसे शरीर का सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं। अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबद्ध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधों में होता है, अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रकार में भाग लेना है तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सकें। यौनारंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग अथवा संरचना की आवश्यकता होती। उदाहरण के लिए शिश्न के ऊर्ध्व होने की क्षमता स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु मां के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है तथा जन्मोपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। आइए जनन तंत्र के विषय में चर्चा करते हैं। नर जनन तंत्र।
जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र, जैसा कि फिगर यहाँ पे 7.10 में दिखाया गया है, बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रवण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहियों द्वारा होता है। आगे देखते हैं। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि मूत्र मार्ग जो है शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के लिए प्रवाह के उभय मार्ग है, मतलब एक ही में दोनों प्रवाहित होता है। प्रोस्टेट तथा शुक्र अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिसे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं, जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करते हैं। आगे देखते हैं। मादा जनन तंत्र। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं, जैसा कि फिगर आपको 7.11 में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका फिगर। आगे देखते हैं। फिगर को देखिए तथा विभिन्न अंगों को पहचानिए। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के शरीर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है। भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? तस्तरी नुमा, जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं, मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं, जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। मतलब उन्हें पोषण भी प्लेसेंटा द्वारा मिलता है और अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन भी वो किसके माध्यम से करते हैं? प्लेसेंटा के माध्यम से ही करते हैं। आगे देखते हैं। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं होती है।
अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव या रज अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। आगे देखते हैं जनन स्वास्थ्य। जैसा कि हम देख चुके हैं कि लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। अतः किसी सीमा यानी आंशिक रूप से तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य हो गया है? इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव होता है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहें या न चाहें। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा यानी कि वाट जिसे कहते हैं, HIV तथा एड्स शामिल है। आगे देखते हैं, लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है? शिश्न के लिए आवरण अथवा कंडोम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक निरोध संभव है। यौन यानी लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है, एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण रोकने के अनेक तरीके खोजे गए हैं। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके। शिश्न को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाले अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है, जिससे अंड का मोचन ही नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं, अतः उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां जैसे कि लूप अथवा कॉपर्टी का गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जा सकता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड अर्थात डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को भी हटाया जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते। ऐसा गैर कानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है, हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय है। हमने पहले देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी है, तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? आगे देखते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। अब हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट है, अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है।
जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए, इस नेक्स्ट पॉइंट है, जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण अथवा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले, थर्ड पॉइंट है, विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। खंडन विधि से जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक संतति कोशिका का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विलग हो जाए तो प्रत्येक भाग से पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव विकसित हो जाते हैं, जो कि हमने प्लेनेरिया में भी देखा था पुनरुद्भवन होता है और हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में मुकुलन भी होता है और ईस्ट में भी मुकुलन होता है। ये उनमें जनन की विधि है। इनमें कुछ मुकुलन भी उभर कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़ तन अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित होते हैं। उपरोक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं, जिनमें संतति की उत्पत्ति एकल जीव यानी व्यष्टि द्वारा होती है। लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु दो जीव भाग लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति, नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पुष्पी पौधों में जनन प्रक्रम में परागकण परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जिसे परागण कहते हैं। इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यौनारंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह है। मानव में नर जनन तंत्र में वृषण, शुक्राणु वाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग तथा शिश्न होते हैं। वृषण शुक्राणुओं द्वारा उत्पन्न करते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र में अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। मानव में, नेक्स्ट पॉइंट है, मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है तथा निषेचन डिंबवाहिनी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर गर्भधारण रोका जा सकता है। कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियां, कॉपर टी तथा अन्य युक्तियां इसके उदाहरण हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।